नमस्कार बच्चों, स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एमसीक्यूज़ किससे संबंधित, गैसीय अवस्था से संबंधित। इससे पहले अपन ने करीब करीब 4 क्लासेस ले चुके हैं अपन, यानी कि गैसीय अवस्था से सारे महत्वपूर्ण सवाल अपन ने ऐड कर लिए हैं। थोड़े बहुत बचते हैं और ये आज की इस लास्ट क्लास में अपन ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो उन्हें आप करिएगा। साथ ही साथ बच्चों मैं आपके लिए एक केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज 2000 से 1000 क्वेश्चन करीब करीब लेके आ रहा हूँ, जो आपके प्रयोगशाला सहायक के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है बच्चों क्या होगा। ऑप्शन ए 1:4, 1:1, 1:2, 2:1। तो बताओ बच्चों कौन सा होगा। जो बच्चा कर सकता है इस सवाल का आंसर कमेंट करें, बाकियों को मैं बता देता हूँ। तो बच्चों विसरण की दर जो होती है वो समानुपाती होती है 1/√, मोलर मास के। किसके? मोलर मास के, ठीक है। दो विभिन्न क्या मोलर मास यदि अपने को निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। R1/R2 = √M2/M1, ठीक है। R1 यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लेते हैं, R2 अपन ले लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो ऊपर जो मोलर मास आएगा वो पहले हाइड्रोजन का आएगा जो कि 2 है, ऑक्सीजन का 32। तो यह आ गया 1/16 और यह आ गया 1/4, यानी कि अनुपात हो जाएगा बच्चों 1:4, ठीक है। यदि आपको पूछे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात तो जस्ट इसका उल्टा कितना, 4:1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता था आपको 4:1। तो आपको ध्यान से करना है बच्चों 4 होगा या 1:4 होगा, ठीक है। ध्यान से करना है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1:4। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमसे कहता है ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। तो हमें पता है आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। बताओ जरा कौन सा होगा। ए परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। जिन बच्चों को आता है वो आंसर मन ही मन सोचें या कमेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन होती है PV = nRT। हमें तापमान समान कर दिया, यानी कि T = क्या है, कांस्टेंट है। दाब भी समान कर दिया, ये लो दाब भी समान कर दिया। तो बचा क्या, NR, ये तो होते ही नियत हैं, तो V समानुपाती बचा T। ताप और दाब यानी कि T को कांस्टेंट कर दिया और P को कर दिया भाई। मोलों की संख्या 20 समानुपाती बची N। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या में अपन क्या देखते हैं यहाँ, अणुओं की संख्या। अवोगाद्रो नियम क्या है, अणुओं की संख्या 20 समानुपाती N। कौन सा नियम है बच्चों, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो नियम कहता है, क्या कहता है कि समान आयतन में नियत ताप और दाब की परिस्थितियों में जो अणुओं की संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों, समान होगी, ठीक है। अवोगाद्रो नियम है। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर। किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या बताओ जरा, नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गैसीय समीकरण में PV = nRT में n क्या सूचित करता है। गैसीय समीकरण में PV = nRT में n क्या सूचित करता है बच्चों। किसी गैस की किसी भी परमाणु को, बी ऑप्शन 1 ग्राम गैस को, सी ऑप्शन 1 मोल गैस को, या डी ऑप्शन 1 लीटर गैस को। तो n क्या है यहाँ, मोल है बच्चों, मोल है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, 1 मोल गैस को। n किसको सूचित करता है, 1 मोल गैस को, 1 मोल गैस को। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है बच्चों। तो यदि आयतन आपको पूछे तो आप बताना 22.4 लीटर। तो इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मोल गैस को,
आसान सवाल है, ठीक है। ये कौन सी समीकरण है बच्चों? आदर्श गैस समीकरण है। कौन सी? आदर्श गैस इक्वेशन। वास्तविक गैस समीकरण कौन सी होती है? मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था, P + A n² V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आदर्श गैस समीकरण, ये वास्तविक गैस समीकरण, ठीक है। टोटल सभी गैसें है ना इस समीकरण की पालना नहीं करती है। जो पालना करती है वो आदर्श गैस, जो नहीं करती है वो अनादर्श गैस। अनादर्श गैस या वास्तविक गैसों के लिए ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो क्या वह बॉयल का नियम है? ऑप्शन बी, क्या वह चार्ल्स का नियम है? ऑप्शन सी, क्या वह गैलुसेक का नियम है? ऑप्शन डी, क्या वह फैराडे का नियम है? तो बच्चों बॉयल का नियम गैसीय अवस्था के अंदर अपन पढ़ते हैं, समान ताप पर यदि ताप को कांस्टेंट अपन कर दें तो क्या होगा? जो आयतन है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है किसके? दाब के। चार्ल्स के नियम में अपन क्या करते हैं बच्चों? P को क्या कर देते हैं? दाब को कांस्टेंट कर देते हैं और फिर कहते हैं जो आयतन है वो समानुपाती होता है ताप के। गैलुसेक के नियम में क्या कहते हैं बच्चों? V को कांस्टेंट करते हैं और फिर कहते हैं दाब जो समानुपाती होता है वो ताप के। लेकिन फैराडे का नियम ये फिजिक्स में संबंधित है बच्चों, किससे? आवेश वाहकों से। किससे? आवेश के प्रवाह से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है ये, आवेश प्रवाह से संबंधित है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? 1 फैराडे, 96,500 कूलाम। तो यह जो ऑप्शन डी है वो अपना आ जाएगा, ये गैस से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 कहता है किसी गैस को दबाने पर, दबाने का मतलब यहाँ क्या है बच्चों? दबाने का सीधा अर्थ है यहाँ पे, यानी कि अपने को क्या करना है? दाब बढ़ा रहे हैं अपन, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा? केवल दाब बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन आयतन बढ़ता है। दाब व तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब बढ़ता है व ताप घटता है बच्चों। दाब बढ़ाया है अपन ने तो अपन कह सकते हैं आयतन क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अब दाब को बढ़ाने के लिए बोल सकता है आदर्श गैस समीकरण में क्या लिखते हैं? PV = nRT। अगर प्रभाव देखना है, एक के कारण दूसरे पर यदि प्रभाव देखना है तो जिसको बदलाव कर रहे हैं तो उसको देखो, जिस पर प्रभाव देखना है उसको देखो, बाकी सबको नियत मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? V अपन क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या आ जाएगा? P समानुपाती T, यानी कि दाब को बढ़ाएंगे तो ताप भी बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि यदि अपन दाब को बढ़ाएंगे तो दाब व ताप दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। दाब बढ़ाने पर दाब तो बढ़े ही बढ़ेगा, इसके साथ ही साथ क्या बढ़ेगा? ताप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। समानुपाती का ये रूल होता है कि अगर एक के कारण दूसरे पर प्रभाव देखना है आपको किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो बाकी सबको क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बाकी सभी को नियत मानना पड़ेगा। बिना नियत माने आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F = K Q1Q2/r²। तो यहाँ F यदि व्युत्क्रमानुपाती 1/r² अपन को लिखना हो तो K Q1 Q2 को अपन क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। आवेश को क्या मानेंगे? नियत मानेंगे। बदलता हुआ आवेश के कारण अपन ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। यानी कि समानुपाती के अंदर दो ही चीज़ों को देखें, बाकी सबको कांस्टेंट मानना होता है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। नेक्स्ट सवाल अपना सवाल नंबर 6 नंबर सवाल कहता है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, क्या वह दाब पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी, क्या वह आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर? आदर्श गैस की ऊर्जा, तो हमें पता है बच्चों ऊर्जा किससे संबंधित होती है। मैंने क्लास के अंदर बताया था आपको शुरू में। ये मान लो किसी पात्र के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यदि इनके टेम्परेचर पर मैं टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगी? इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ जाएगी यानी कि इनकी गति करने की स्पीड बढ़ जाएगी, या मैं कह सकता हूँ गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी कि डायरेक्ट देखो टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या बढ़ गई? गतिज ऊर्जा बढ़ गई, है ना। तो आदर्श गैस की ऊर्जा वास्तविक में आदर्श गैस की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? अपन गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। वास्तविक गैसों के लिए ऊर्जा के रूप में अपन गतिज ऊर्जा की ही बात करते हैं, ठीक है।
तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बच्चों? तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बाकी सब इसके गलत। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल करें। यहाँ तक बताओ बच्चों, किसी को कोई समस्या? अगर आपको किसी भी सवाल में समस्या हो ना तो आप कमेंट कर दिया करो कि ये सवाल हमें नहीं आया। या आपको जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, ये देखो आपके नीचे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे इस पर आप व्हाट्सअप कर दिया करो। आपको मेल वगैरह भी प्रोवाइड करी होगी, उस पर मेल कर दिया करो। तो पूछोगे तभी आपको पता चलेगा, बिना पूछे ऐसे कौन बताएगा आपको, है ना। तो मैं प्रयास करता हूँ मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कर दिया करो। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते ही जब तापक्रम क्या है? सभी गैस से शून्य आयतन प्राप्त करते ही जब तापक्रम है। ये पता नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पे, शून्य आयतन हो गया। शून्य आयतन कैसे हो सकता है? शून्य आयतन तो हो गया नहीं। नेक्स्ट करते हैं, चलो। ये सवाल ही गलत है शायद, गलत है, इसको मत करिएगा एक बार, ठीक है। आयतन का क्या मतलब होता है? ये शायद गलत टाइप हो गया। नेक्स्ट सवाल है अपना, परम ताप का मान कितना होता है बच्चों? परम ताप कहते हैं अपन बच्चों 0 डिग्री केल्विन को। उसे क्या कहते हैं? परम ताप। ध्यान में रखना आपको, परम ताप। चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, अपन केल्विन के अंदर ही यूज करते हैं तापमान को। और अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछें तो अपन को पता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इजिकल टू होता है केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस इजिकल टू केल्विन माइनस 273। यहाँ केल्विन कितना अपना 0 डिग्री केल्विन, तो 0 माइनस 273 तो आ गया माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे अपन? परम ताप। ठीक है, तो अपना ऑप्शन आ गया बच्चों कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। सवाल नंबर 9, परम शून्य ताप क्या है बच्चों? फिर से वही सवाल है, बस ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन 1 पूछता है आपसे, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु परम शून्य ताप है। दूसरा ऑप्शन, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप है। सी ऑप्शन, वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, सभी पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, उस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। डी ऑप्शन कहता है वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। बिल्कुल नहीं, परम शून्य ताप माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस पर क्या है? द्रव वाष्प में बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। द्रवों की वाष्प जमेंगे क्या? उस समय द्रव भी नहीं होंगे, ठोस अवस्था बन जाएगी। तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु हर केल्विन में अलग होता है, डिग्री सेल्सियस में अलग होता है, सब में अलग अलग होता है, फ़ारेनहाइट के अंदर अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। एक अपना ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। आप देखो, सैद्धांतिक रूप से ये न्यूनतम संभव ताप है, इससे न्यूनतम ताप अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक रूप से क्या है? न्यूनतम संभव ताप है परम शून्य ताप, जो कि है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान में रख सकते हो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, इसे 3 से 4 बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। एक बार तो इसको नीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है, और एक बार इसको आरपीवीटी जब होता था तब पूछा गया था। तो देख लो कितना सिंपल सवाल है और कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवाल अभी तो क्या है, लेवल थोड़ा सा नीट वगैरह का तो बढ़ गया है, लेकिन अपना लैब असिस्टेंट का जो लेवल है वो इसी स्तर का है। ऐसे सिंपल सवाल ही आएंगे। आप देख लो, भले ही अपने जितने चैप्टर्स करें हैं, जितने एमसीक्यूज़ करें, उन्हीं एमसीक्यूज़ में से ये सवाल मिल जाएंगे आपको 2016 वाले में और 2018 वाले पेपर के अंदर। एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सवाल आएंगे, बस आप मेहनत करते रहोगे। अगर आप मेहनत लगातार करते रहोगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। संभवतया एक भी सवाल अपनी क्लास से भी बाहर नहीं जाएगा। तो अपनी जो क्लास होती है ऐप पर डेली लाइव क्लास, वो क्लास अटेंड करते रहिए और जितना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो याद करते रहिए, ठीक है। एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10।
सवाल नंबर 10 कहता है बच्चों आपसे कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम क्या है? तो देखो, निश्चित ताप निश्चित करते ही बच्चों समझ जाना चाहिए आपको क्या, कौन सा नियम होगा? बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ताप नियत करते ही समझ जाओ कौन सा नियम है, बॉयल का नियम है। तो ऑप्शन है आपके पास, देखो, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम और ग्राहम का नियम। इन सब नियम के अपन को पता है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है? दाब समान करते हैं। बॉयल के नियम में ताप समान करते हैं। डाल्टन का नियम क्या है? गैसों के मिश्रण के बारे में बताता है, यानी कि मिश्रण का टोटल दाब जो होगा वो इंडिविजुअल गैसों के दाब के योग के बराबर होगा, है ना। मान लो किसी पात्र के अंदर हीलियम, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस है, तो इन तीनों गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर टोटल दाब होगा, डाल्टन का नियम कहता है। ग्राहम का विसरण नियम, कोई गैस विसरित किस प्रकार से होती है, इसके ऊपर कुछ सिद्धांत ग्राहम ने दिए थे। हम पढ़ते हैं R समान 1/मोलर मास, या अपन पढ़ते हैं समानुपाती 1/घनत्व। तो ये था ग्राहम का विसरण नियम। तो निश्चित ताप पर जो नियम हमें विकसित होता है बच्चों, वो होता है कौन सा? बॉयल का नियम। तो सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 11। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार निरपेक्ष तापमान तब प्राप्त होता है जब, आसान सवाल है लेकिन लैंग्वेज समझो। गैसों की गतिज सिद्धांत के अनुसार, गतिज ऊर्जा सिद्धांत KTG जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी बात हो रही है। निरपेक्ष तापमान तब प्राप्त होता है जब, पहला ऑप्शन, गैस का आयतन शून्य हो, V0, आयतन शून्य हो सकता है क्या? ना। नेक्स्ट, गैस का दाब शून्य हो, P शून्य हो। तीसरा, अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो? 0 हो। और गैस की विशिष्ट ऊष्मा की तो बात ही नहीं करती यार KTG में। 3 ऑप्शन है, आयतन शून्य हो नहीं सकता, तो अब पहला ऑप्शन कट गया। चौथा ऑप्शन क्या है? गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो, ये भी नहीं कर सकते अपन, बताओ जरा। तो तापमान, निरपेक्ष तापमान कब प्राप्त होता है? जब इनका VRMS जो वैल्यू होता है, वेग जो होता है, वो क्या हो? 0 मिल जाए। VRMS का 0 का मतलब क्या है? अपने काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यानी कि अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य प्राप्त हो, तब अपन निरपेक्ष तापमान प्राप्त होता है हमें। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे हिंट भी डाल रखी है, देख सकते हो आप, इसको पढ़ सकते हो। ये हिंट क्या कहती है कि, हिंट कहती है बच्चों आपको, तापमान के निरपेक्ष शून्य को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर गैस अणुओं का मूल वर्ग माध्य वेग शून्य तक कम हो जाता है। निरपेक्ष तापमान का मतलब है उसका VRMS क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। इसका अर्थ है कि आणविक गति निरपेक्ष शून्य पर बंद हो जाती है, अर्थात अणुओं की गतिज ऊर्जा निरपेक्ष शून्य तापमान पर शून्य हो जाती है। तो इस सवाल का आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य। सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दोहराई वाली बात नहीं। बढ़े आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक पूर्ण गैस को इसके आयतन के 2 गुना होने तक स्थिर दबाव पर गर्म किया जाता है, तो अंतिम तापमान क्या होगा? बस अपने ने 3 नियम पढ़े थे, बॉयल का, चार्ल्स गैलुसैक का और अवोगाद्रो का, वहीं से होने वाला है। क्या कर दिया? दाब स्थिर कर दिया। दाब स्थिर कर दिया तो P = क्या है? कांस्टेंट। P कांस्टेंट अपन क्या लिख सकते हैं? V समानुपाती T। और यहाँ से अपन लिख सकते हैं V1/T1 = V2/T2 लिख सकते हैं। अब देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, शुरुआत में तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। कैलविन में चेंज करो, प्लस 273 = आ गया 300 कैलविन। T1 आ गया अपने पास। एक पूर्ण गैस को इसके आयतन के दुगना होने तक, यानी कि शुरुआत में आयतन V = अपन V1 = अपन ने V मान लिया, तो V2 अपने को कितना चाहिए? 2V, दुगना करने तक, तो अपने को T2 निकालना है। तो मान पुटअप करो, V1 अपने पास कितना है? V। T1 कितना है? 300, ये लो, = V2 कितना है? 2V, और T2 अपने को ज्ञात करना है। यहाँ से T2 = अपन लिख सकते हैं कितना? 2V × 300/V। देखो V से V कट गया, कितना आ गया? 600 कैलविन। यही है कैलविन को, अब कैलविन में कोई है नहीं उत्तर, तो अपने को क्या डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। 600 - 273, तो कितना बच गया? 327। क्या हो जाएगा उत्तर?
327 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन 3 नंबर देखो आप, 327 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, अपने नियमों पर आधारित सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। एक परिपूर्ण गैस स्थिर दाब पर गर्म होती है। देखो फिर वही बात, स्थिर दाब दे दिया आपको, स्थिर दाब दे दिया तो P कांस्टेंट हो गया, तो V समानुपाती T। गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/5 गुना हो जाता है। यदि इसका प्रारंभिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? अब देखो डिग्री सेल्सियस में तो इसी में रख लो आप। तो अपन क्या लिखते हैं? V1/T1 = V2/T2 लिख सकते हैं। V1 कितना है? गैस का अंतिम आयतन 1/5 गुना हो जाता है, तो पहला V मान लो, बाद का V2 कितना मान लो? 1.5V। ठीक है, मान सकते हो ऐसे। T1 कितना है? 30। T2 अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? T2 = 1.5V/V × 30। तो यहाँ पे देखो V से क्या हो गया? V मल्टीप्लाई 30 गुना 1.5 तो कितना हो गया? 45। तो उत्तर आ जाएगा कितना बच्चों? T2 = आ गया अपना 45 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के बिल्कुल आसान सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। गैसीय स्टेट में बहुत ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो गैसीय स्टेट की बात ही नहीं है, सारे चैप्टर्स में बिल्कुल आसान सवाल पूछे जाते हैं। आपकी जो वो बड़ी क्लास में आपको अपलोड करूँगा ना, आपके लिए जो बड़ी क्लास आएगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स की, प्रयोगशाला सहायक हेतु, उस क्लास को कर लीजिए आप, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी है अपनी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कुछ बेसिक सवाल मैंने ऐड करे हैं। निम्न में से वह कण जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, तो एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन तो धनात्मक आवेशित होता है, हमें पता है। न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं होता, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव आवेश होता है। तो एक उत्तर बचता है अपना कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? क्या वह इलेक्ट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का 1.687 × 10⁻27 kg। हाइड्रोजन न्यूक्लियस की तो एक ही बात है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया प्रोटॉन के बराबर। तो देखो ज़्यादा किसका है? ये तो 10⁻31 से बहुत कम हो गया, इसको तो मानेंगे नहीं। अब इन दोनों की कंपेयर करो, हल्का सा क्या होता है? न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना बच्चों, वो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अधिकतम द्रव्यमान की अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिल्कुल बारीक सा, हल्का सा। तो ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो? समान संख्या में प्रोटॉन हो, मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है यार। क्या प्रोटॉन की संख्या क्या है? सेम है। प्रोटॉन की संख्या सेम है तो उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक। क्या कहेंगे उनको? समस्थानिक। आसान से सवाल है यार, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलें आगे। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, जिनका भार समान हो उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक या आइसोबारिक। समभारिक, या जिन्हें क्या कहेंगे? आइसोबारिक। ठीक है, चले आगे। चलो जी, सवाल नंबर 4 हमसे कहता है बच्चों कि जो समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं? समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को। अब न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है बच्चों? एक तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इनके कारण परमाणु का क्या होता है? भार होता है। तो जिनमें न्यूक्लियोइड समान होंगे उन्हें क्या कहेंगे? समभारिक। तो समपराशरी ना, समस्थानिक ना, समावयव ना, समभार। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, सवाल नंबर 5।
एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? अरे बिल्कुल बच्चों वाला लल्लू सवाल है। एक परमाणु के अंदर कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऑप्शन बी देखो आप, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल है, बिल्कुल लल्लू पंजू सवाल है, आसानी से कर सकते हो आप। सवाल नंबर 6, छठा सवाल क्या कहता है बच्चों कि परमाणु का न्यूक्लियस किससे बनाता है? अरे यार वही बात, एक परमाणु के अंदर बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और नाभिक में क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी देखो आप, प्रोटॉन प्लस, ना 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 ना, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये आज अपन ने कुछ सवाल करे बच्चों, करीब करीब 20 सवाल करे अपन। 20 के 20 सवाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सारे सवालों को आप चाट डालो, समझ डालो, दूध के साथ घोल के पी जाओ, क्योंकि इन सवालों से जो ताकत आएगी आपको, वो एग्ज़ाम के अंदर उस ताकत का उपयोग करना है। और एग्ज़ाम के बच्चों क्या करने हैं? पर कच्चे उड़ा देने हैं, है ना, एकदम फाड़ू पेपर करके आना है अपने को। तो क्लास लेते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। बस मात्र 20-25 दिन बचे हैं, जमकर तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।